ये नेक्स्ट लेक्चर है जो रिकॉर्डिंग लेक्चर रहेगा, आप किएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, या फिर आप अभी आप बता सकते हैं। आज हम ऑस्मोसिस और इनसे रिलेटेड कुछ चीजें जो पिछले चैप्टर में रहेगा। ऑस्मोसिस या परासरण क्या होता है, तो ये मैंने पढ़ा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अगर पानी का या जो सॉल्वेंट है उसका विचरण होता है या डिफ्यूजन होता है, जिसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर डिफ्यूजन होता है तो हम उसको ऑस्मोसिस के, मतलब एक सिंपल सी डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन हम समझते हैं, वाले क्षेत्र से जल कम मतलब यहाँ डेफिनेशन लिखी, पानी उच्च जल सांद्रता वाले क्षेत्र, पानी जहाँ पर पानी की सांद्रता की बात इधर ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूट की सांद्रता तो पानी मूवमेंट जहाँ पर पानी की सांद्रता अधिक होगी। अगर दूसरे केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि विलियन के केस में अगर हम समझें, उच्च सांद्रता वाले निम्न सांद्रता वाले विलायक के अणु है ना, विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विसरण करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। हालांकि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनना है, अलग अलग टाइप की डेफिनेशन यहाँ पर जनरली सॉल्यूशन जो घोल होते हैं या विलयन होते हैं, मुख्य रूप से हम 3 टाइप के पढ़ते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। तो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी सांद्रता या के विलयन से अधिक होती है, जिसके कारण रखते हैं तो सेल श्रिंक हो जाती है। ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल्स के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होती है ना। ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, कोशिका की सांद्रता ज्यादा होती है, कम होती है, जिसके कारण विलायक के अणुओं को अवशोषित करके फ्लैश हो जाती है, जिसके कारण अगर एनिमल सेल है या आरबीसीएस सेल है चीजें रहती है। इनके हमने फंक्शंस बताए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन बताए थे। फंक्शन के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, आपने पढ़े ही हैं। यहाँ पर देखो कुछ चीजें बच्चे इम्पोर्टेंट रहती है ना। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस पर रिसेप्टर रहते हैं जो क्या करते हैं, लिगेंड को पहचान कर सिग्नलिंग मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। है यहाँ पर सेल एडिशन भी प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब है कि एक सेल जब दूसरे सेल से मतलब जुड़ती है, एक दूसरे से जब जुड़ने में हेल्प करती है, तो हम उसको सेल एडिशन कहते हैं, है ना। तो सेल एडिशन, इसके बाद जंक्शन फॉर्मेशन भी है। जब ये क्या होता है, दो कोशिकाओं के बीच कम्युनिकेशन और जुड़ाव के लिए गैप जंक्शन है, और एडिशन जंक्शन जैसे जंक्शन बनाने में भाग लेती। मतलब हम सीधी सीधी बात आपको यहाँ बता देते हैं, दो तरीके के यहाँ पर आप जंक्शन देखेंगे, एक सेल टू सेल जंक्शन देखेंगे, दूसरा सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन देखेंगे। अगर सेल टू सेल जंक्शन है तो टाइट जंक्शन होता है, एड्रिन जंक्शन होता है, डेस्मोसोम्स होते हैं और गैप जंक्शन होता है। ये सारे जंक्शन जो हैं वो सेल टू सेल जंक्शन है, ये आप याद रखेंगे। गैप जंक्शन के द्वारा आप देखेंगे कि जो एक सेल्स का जो
साइटोप्लाज्म में और दूसरे सेल्स में जा सकता है। जबकि हम दूसरा जंक्शन देख रहे हैं टू मैट्रिक्स सेल, इसको हम सेल टू मैट्रिक्स, उदाहरण है हेमीडेस्मोसोम्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स है जो सेल मैट्रिक्स जंक्शन के द्वारा यहाँ पर जुड़ रहा है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेल्स एंड साइटोस्केलेटन के बारे में कल मैंने आपको कल सेल ऑर्गेनेल्स, सबसे पहले हम सेल ऑर्गेनेल्स देखेंगे, फिर साइट इसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम जनरली सिंगल मेम्ब्रेन वाले देखते हैं, डबल मेम्ब्रेन वाले देखते हैं, बिग मेम्ब्रेन वाले हम ऑर्गेनेल्स देखते हैं। जैसे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस होती है न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जनरली डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ऐसे सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये क्या करते हैं, सीक्रेटरी प्रोटीन या फिर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था 70S राइबोसोम जो 80S राइबोसोम जनरली के केस में मिलता है, लेकिन हमें 70S राइबोसोम्स के केस के अलावा हमें यूकैरियोटिक केस मिल जाता है, जैसे माइटो। याद रखना है जो 30S होती है जिसमें जो छोटी सब यूनिट है एस राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक के केस में एस होता है। ऐसे 50S राइबोसोम में हम देखेंगे 23 होता है, जबकि यहाँ पर हम देखेंगे 8S, 5.8S और 5S, ये 3 टाइप के RNA यहाँ पर मिलते हैं। प्रोटीन्स का, प्रोटीन के नंबर में हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे 21 प्रोटीन्स रहती है, जबकि यहाँ पर 30 प्रोटीन्स होती है। ऐसे 50S के केस में 70S राइबोसोम्स में 34 होती है और 40। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इनके ये नंबर तो हम याद रख सकते हैं। राइबोसोम्स के बारे में हमने आपको बता दिया था कि राइबोसोम्स तो सबसे पहले एनिमल सेल में पैलेट नामक राइबोसोम कहा था, ये आप याद रख सकते हैं। और ब्राउन ने हो जाता है ना, ये भी आप याद रखेंगे। प्लांट सेल में किसने डिस्कवर किया था, एनिमल सेल में डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक। क्लाउड ने इस स्ट्रक्चर को राइबोसोम नाम, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन डिस्कवर्ड किसने किए थे, प्लांट सेल में डिस्कवर्ड, ये तो एनिमल सेल में वो एनिमल वाले डिस्कवर्ड है। प्लांट सेल की बात करें तो रॉबिन्सन और ब्राउन आ जाते हैं। फिर बात ये आती है राइबोसोम की राय, ये चीजें आप याद रख सकते हैं। और दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं फ्री और बाउंड, दो तरीके के राइबोसोम्स मिलते हैं, एक तो किसी और एक फ्रीली रहते हैं। तो फ्री राइबोसोम सेल्स के इंट्रा सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। जबकि बाउंड राइबोसोम्स जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं या बनाने में हेल्प करते हैं। सीक्रेटरी होते हैं और एक्सपोर्ट प्रोटीन मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। और तीसरा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर राइबोसोम्स क्या रहते हैं, मेम्ब्रेन लेस रहते हैं, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और ये किससे मिलके बनते हैं,
राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन इनको एक और नाम से जानते हैं, है ना। आरएनए और प्रोटीन, या इनको हम पेलेटिव पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। राइबोसोम्स जनरली निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, ये याद रख सकते हैं, जो दो चीजों से मिलकर बन रहे हैं, आरएनए और प्रोटीन। मैंने यहाँ पर अकेला आरएनए बताया था, आरएनए और प्रोटीन। तो वहां पर कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि राइबोसोम्स निम्न में से बने होते हैं, हम गलत कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हुआ, उसके बाद ही ये राइबो हुए थे। ये चीजें आप याद रखेंगे। और ये मैंने आप यहाँ पर एक चीज याद रख सकते हैं, हमें 55S राइबोसोम भी मिलते हैं, 55 राइबोसोम भी मिलते हैं माइटो एनिमल सेल में, आई थिंक, है ना। ये चीजें आप एक बार देख लेना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में मैंने चीजें बताई थी, सबसे पहले पोर्टर, क्लाउड और पुलमैन ने 1945 में एंडो को सबसे पहले रिपोर्ट किया था, और पोर्टर ने इसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा। ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। देखो यहाँ पर हम देखें, इनके नाम डिफरेंट हैं। जैसे हम मसल सेल्स में देखते हैं तो इनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में प्रेजेंट होते हैं तो इसको माइलॉइड बॉडीज कहा जाता है। ऐसे ही नर्व सेल्स में अगर प्रेजेंट होते हैं तो इसको निसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। तो ये सारे नाम इम्पोर्टेंट हैं जो आप याद रख सकते हैं। कई बार ये चीजें फंक्शन, ऐसे तो मैंने ये सारी चीजें, फंक्शन क्या होते हैं, ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। प्लाज्म को मेकाइटो गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम, ये क्या करते हैं, जो गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, सिस्टम से क्या बनते हैं, लाइसोसोम बनते हैं, होता है GRL। ये मैंने आपको बताई थी थे कि दो टाइप के होते हैं यहाँ पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ नहीं है, लेकिन हाँ इनकी जरूरत है। ये प्रोटीन सिंथेसिस का मुख्य साइट रहती है या स्थान रहता है। जबकि हम SER की बात करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिपिड सिंथेसिस करवाते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन या ड्रग पोल्यूटन या भी आप याद कर सकते हैं। ये आप डायग्राम देखेंगे, देख सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। इसी के साथ यहाँ कुछ रेटिकुलम प्रोटीन प्रोसेसिंग और एन ग्लाइकोसिलेशन करता है। अच्छा पॉइंट है। ऐसे SER का एक पॉइंट है कि लिपिड मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन, चीजें आप याद रखेंगे। गोल्जी बॉडी करता है और ओ लिंक ग्लाइकोस करता है, ठीक है। इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने या सी गोल्गी ने 80 में नर्व सेल में की थी, है ना, आउल कैट में डिस्कवर्ड किया था। इनके अन्य नाम कॉम्प्लेक्स, ये बहुत सारे नाम आते हैं, याद रखेंगे। डाल्टन फ्लेक्स 1954 में इन्होंने मिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उस इसकी पुष्टि की थी। ये चीजें हैं। प्लांट सेल में इनको हम नाम से जानते हैं, ये फैले हुए रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं, है ना, किसी से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। फंजाई में इनको फंजाई में एक डिक्टियोसोम क्या होता है, इंटरनल 3 to 12 फ्लैटन सिस्टर्नी और टिब्यूल्स वेसिकल, ये ऐसे स्ट्रक्चर रखते हैं और इनमें पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। ये सारे पॉइंट
इम्पोर्टेंट है। मैंने एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रखा है कि जो बस से इम्पोर्टेंट नहीं। यहाँ पर ये फेज भी है ना, ट्रांस फेज, सिस फेज है ना, और इसके जो साइड में होता है तो हम सिस फेज बोलते हैं। जब के साइड में, पेरीफेरी के साइड में जो कॉनकेव अवतल वाली सतह, जहां पर इसको हम फेज बोलते हैं, जबकि जो कॉन्वेक्स वाली सतह रहती है इसको हम सिस फेज भी कहते हैं। ये चीजें आप याद रखेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया कॉन्वेक्स, इसको हम फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं, बाद एफ फेज के नाम से भी जानते हैं। जो सिस फेज है इसको हम एफ फेज भी कहते हैं या फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं। इस तरीके से ट्रांस, या इसको हम कॉनकेव के नाम से जानते हैं, इसको मैचुरेशन भी जानते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन की ओर होता है, जैसा कि आप यहाँ ये सेल पा रहे हैं। और मैचुरेशन या मैचुरिंग फेज भी बोलते हैं। लाइसोसोम और सेक्रेटरी वेसिकल्स एम फेज से बनते हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं कि लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है, ये एम फेज से होता है। अगर नई सिस्टम नहीं बनती हैं तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनती है, इनसे बनती है। इनके फंक्शन क्या होते हैं? सेल का मिडिल मैन कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, सेल का मिडिल मैन हम किसको कहते हैं? तो आप झट से बता देंगे कि गोल्जी बॉडी को हम सेल का मिडिल मैन कहते हैं। इनका और क्या फंक्शन होता है? ये सीक्रेशन की प्रोसेसिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये सारे काम इनके रहते हैं। इसी के साथ प्रोटीन का ग्लाइकोसिलेशन करवाते हैं, यानी ग्लाइकोप्रोटीन्स इनमें बनते हैं ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं। और क्या है? लिपिड का ग्लाइकोसिडेशन करवाते हैं, यानी ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। और सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स जैसे एक्रोसोम है, स्पर्म का, इसका निर्माण करते हैं। बहुत सारे यहाँ पर दिए हैं, पर ये नेट ऑफ पर्पस से ठीक है, पर इतना तो वहाँ नहीं आएगा। यॉक ग्रेन्यूल्स और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो एग में हैं, इनको बनाने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। ऐसे ही इंसुलिन और लैक्टोप्रोटीन्स, मेमोरी ग्लैंड्स, इनके बनाने में भी हेल्प करते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर। प्लांट में क्या फंक्शन होते हैं गोल्जी बॉडी के? प्लांट में क्या फंक्शन होते हैं? तो जो प्लांट सेल होती है ना, प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और म्यूसिलेज है ना। जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम सबसे पहले सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद सेल वॉल बनती है ना। तो ये सारी चीजें बनाने में हेल्प करता है कौन? गोल्जी बॉडी। सेल प्लेट फॉर्मेशन में जस्ट मैंने आपको बताया साइटोकाइनेसिस होगी, जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा उस टाइम क्या होगा? सेल प्लेट का फॉर्मेशन भी गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। रूट हेयर फॉर्मेशन है ना, जब हम देखते हैं प्लांट सेल्स में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं या बनते हैं, तो उसके फॉर्मेशन में भी गोल्जी बॉडी हेल्प करता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। रूट कैप में रूट कैप सेल्स में अधिक, जहां म्यूसिलेज बनता है। रूट टिप लुब्रिकेशन बनाता है, ये भी आप याद रखेंगे। रूट कैप जो होती है वहाँ पर सेल्स में अधिक पाए जाते हैं, है ना, संख्या में ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि लुब्रिकेशन बनाते हैं। इसी के साथ सेल के फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। सीक्रेटरी सेल्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगे, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, इनमें एंजाइम कौन से होते हैं? न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेटेज एंजाइम होते हैं। मुख्य एंजाइम इसका न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेटेज एंजाइम है, जो आप याद रखेंगे। गोल्जी बॉडी के अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं, ये कहाँ से आ जाता है? तो ये जनरली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एराइज होते हैं, फिर बन जाते हैं गोल्जी बॉडी। मैंने आपको जस्ट बताया था गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम बनते हैं, तो लाइसोसोम के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये वन लाइन फैक्ट कुछ रखे हैं जो आप
याद रख सकते हैं। इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं और ये सेलुलर वेस्टेज का डिकम्पोजिशन या अपघटन करते हैं, है ना। एंजाइम की कमी से लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज हो जाती है, जिसे टे सेक्स डिसीज भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता रहता है, तो आप याद रखें। नेक्स्ट, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनेल्स होते हैं, स्वपोषी अंगक होते हैं, जो केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, है ना। प्लांट सेल में प्लास्टिड जनरली 3 टाइप के होते हैं: ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं और इनके पास डीएनए कंटेंट्स होता है। बड़े ऑर्गेनेल्स भी कहे जाते हैं। हीकल ने इसको डिस्कवर्ड किया। और अगर हम मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में देखेंगे तो वहाँ प्लास्टिड होते हैं, ना कि प्लास्टिड। कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कहाँ पर होते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक सेल में रहते हैं। होते हैं और ये स्टोरेज के लिए रहते हैं, जैसे एमाइलोप्लास्ट होते हैं, एलियोप्लास्ट होते हैं, ऑयल या फैट प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं। ऐसे ही क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? येलो, ऑरेंज, रेड कलर के होते हैं, जैसे में फ्लावर, सीड, इनको अट्रैक्टिव बनाते हैं और इन्हीं के कारण हमें फ्रूट्स और फ्लावर्स रंग बिरंगे। लास्ट वन हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? ग्रीन प्लास्टिड होते हैं और इनको सेक्स ने डिस्कवर किया था। सिम्पर ने इनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिल जाते हैं। इनका शेप हमें अलग अलग टाइप का मिल जाता है, जो बताया था। बाकी की चीजें नॉर्मल हैं, जो आप पढ़ लेना। और मैंने कई यहाँ पर हम देख सकते हैं। हाँ, ये सिंथेटिक यूनिट या जिसको हम बोलते हैं, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये जनरली थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पे होते हैं और जिसको डिस्कवर्ड किया था पार्क और विगिन्स ने 1962 में। ये आप याद रखेंगे। एक में यानी एवरी क्वांटासोम हैज 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जिसमें क्या होते हैं 160 क्लोरोफिल ए होते हैं और 70 बी होते हैं। ये आप याद रखेंगे। इसी के साथ इनमें अप्रोक्स कैरिटोनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। यानी एक क्वांटासोम में क्या क्या मिल जाएगा? 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जिसमें 160 अपन को ए वाले होते हैं और 70 अपन को बी वाले होते हैं, और 50 के अप्रोक्स हमें यहाँ पर कैरिटोनॉइड्स मिल जाते हैं। रिएक्शन सेंटर की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था 2 रिएक्शन सेंटर होते हैं, 700 और P680, है ना। ये P700 होता है, जबकि PS सेकेंड जो होता है P6। परसों मैंने ए का जो मॉलिक्यूल्स होता है वहां पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, जबकि क्लोरोफिल बी में CH3 की जगह CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये ब्लू ग्रीन टाइप के होते हैं, जबकि ये येलो येलो। पायरिनॉइड्स क्या होते हैं? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। बॉडी, है ना, बॉडी होती है जिसके चारों ओर अगर स्टार्च जमा है, ये मान लो अपने पास प्रोटीन स्टार्च जमा हो जाता है, तब हम इसको पायरिनॉइड्स बोलते हैं। ये है जैसे क्लोरोप्लास्ट जाइल हैं, यानी डिस्टिल वाटर में ये फट जाते हैं, इसलिए आइसोलेशन के लिए शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीजें चाहो तो आप पढ़ लेना। वैसे तो ये चीजें क्लोरोप्लास्ट एक के लिए एक लाइन है, नो लाइफ ऑन अर्थ विदाउट इट। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होते तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं थी, ऐसा है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया के केस में अगर हम बात करते हैं तो ये हम कब से पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या होते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन में। और एटीपी
प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। कि अन्य नाम है जैसे कॉन्ड्रियोसोम है, सार्कोसोम है, बायोप्लास्ट है, प्लास्टोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के। प्लास्टो शब्द सुन ये चीज है। जैसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी गोल्गी बॉडी के केस में भी हमने चीजें पढ़ी थी, पर आप कंफ्यूज ना। एनिमल सेल के केस में देखें तो प्लांट बड़े थे, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल बड़े बोले जाते हैं, है ना। यानी ये सेकेंड ऑर्गेनेल्स भी कहे जा सकते हैं। केवल यूकैरियोटिक प्रेजेंट होते हैं, मैच्योर आरबीसीएस में नहीं मिलते हैं। डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी क्लोरोप्लास्ट के केस में बताया था, सेल हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं, और इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, दो ही ऑर्गेनेल्स हैं जिनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट है। दोनों के पास खुद का डीएनए होता है, इसे प्रोटीन भी बना लेते हैं, और इनमें सेल डिवीजन भी हो जाता है ना। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये चीजें आप याद रखें। इनकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो पॉलिकर ने 1850 में इनको डिस्कवर्ड किया था, है ना, और इनको नाम दिया था सार्कोप्लाज्म। लेकिन में इन्होंने इसका और अध्ययन किया और इसको नाम दिया था बायोप्लाज्म। बेंडा आए और बेंडा ने जीनस ग्रीन बी से स्टैन किया, और अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करते हैं, इसको किसने डिस्कवर्ड किया था, तो यहाँ पर नास 1966 इन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था। ये चीजें आप याद रखेंगे। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ना, जैसे इन्होंने स्टेरियास, ट्रिप्नोसोमा, इसमें हमें माइटोकॉन्ड्रिया एक मिलती है, जबकि चाओस चाओस है, इसमें हमें 1500 तक, 15,000 तक मिल जाती, मिल जाती है। जबकि सी अर्चिन ऊसाइट्स 1000 to 3 लाख तक मिल जाते हैं। ये भी जो आप याद रख सकते हैं। हमने देखा था और यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पर हम देखते हैं एक रेक्टिक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम। ये क्या होते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं। ये आप याद रखें। मोरन्स ने पार्टिकल्स भी कह देते हैं। मुख्य काम तो एटीपी बनाने का मुख्य, ये मैंने आपको बताया था सेलुलर के केस में कौन सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन डीएनए, वहां पर मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, कहे जाते हैं। ये अलग पॉइंट दिया है, सर्कुलर प्रोकैरियोटिक डीएनए, सर्कुलर प्रोकैरियोटिक डीएनए 5 माइक्रोन लॉन्ग होता है, जो ये आप याद रख सकते हैं। इसके बारे में बात मैट्रिक्स, हाँ, इसी माइटोकॉन्ड्रिया की, लेकिन वो बोल रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है ना, जो साइटोसिन और ग्वानिन रिच रहता है, ये ज्यादा मिलेंगे कैरियोटिक के केस में रहते हैं। 20 प्रकार के एंजाइम्स मिलते हैं, सबसे ज्यादा एंजाइम हमें यहीं पर मिल जाते हैं। क्रेब्स साइकिल भी चलती है और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी यहीं पर
होता है। ये चीजें हम याद रखेंगे। इनको सेल विथ इन सेल्स भी कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था। माइक्रोबॉडीज क्या होते हैं, तो यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन वाले कई ऑर्गेनेल्स हैं, जो लाइसोसोम हैं, स्पिरोसोम हैं, परोक्स, हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबॉडीज कहते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो ये कई सारे टाइप के हो सकते हैं। इनकी डिस्कवरी सबसे पहले क्रिश्चियन डी ड्यूब ने, लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी ड्यूब ने के लिवर सेल्स में, है ना। और इसको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था। लाइसोसोम के केस में हम कई बार पढ़ते आए सुसाइडल वेल, ठीक है। डिस्पोजल यूनिट भी है, डिस्पोजल यूनिट स्कैवेंजर ऑफ सेल भी कहा है, ठीक है। इसका एसिडिक होता है। लगभग इनमें 40 टाइप के एसिड हाइड्रोलेट पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम इनमें प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो भी हार्मफुल मेटेरियल होते हैं उनका डाइजेशन करते हैं, है ना। अगर कोई फॉरेन, उसका लाइसिस करवा देते हैं। ये कहाँ पर होते हैं, तो ये जनरली प्रेजेंट हमें मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा हमें WBCS में, स्प्लीन में, सेल्स में, और हमें प्रेजेंट मिल जाते हैं। ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, कई जैसे आप टर्सरी होते हैं, इसलिए हम इनको प्लियोमॉर्फिक, ये प्लियोमॉर्फिज्म दर्शाते हैं, इसलिए हम इनको प्लियोमॉर्फिक भी कहते हैं। मैंने आपका प्लांट सेल के केस में जनरली ये एब्सेंट होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी दिए हैं, जैसे न्यूरो रूट टिप, रूट टिप ऑफ मेज है, एंड कॉटन सीड हैं, इनमें मिल जाते हैं। बताया था कि लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्सरी होते हैं। प्राइमरी कौन से होते हैं, जब इनके साथ ये इनएक्टिव एंजाइम रखते हैं, तब हम इनको प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी कौन से होते हैं, जब यहाँ पर हेट्रोफेगोसोम या फेगोलाइसोसोम या जो दूसरा मतलब जो भी है उसके साथ जब डाइजेशन वैक्यूल के साथ जब मिल जाते हैं, तब हम इसको बोल देते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। इसको हेट्रोफेगी भी कंडीशन के करवाते हैं तब। टर्सरी क्या होते हैं, बॉडीज प्रेजेंट होती है, अवशेषी कुछ चीजें, या इसको टीलोलाइसोसोम भी कहा जाता है। वेस्ट रिमूवल कहते हैं, ये टर्सरी टाइप के हो जाते हैं। ऑटोफैगी क्या है, ऑटोफैगी वैक्यूल्स, मतलब जो पुराने या डैमेज सेल्स हैं, जब उनका एडिशन करते हैं, है ना, उसको ऑटोलाइसिस भी, या उनका ऑटोलिसिस करा देते हैं, ये भी चीजें रहती हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है ऑटोफैगी का, फ्रॉक के टेल का डिसअपियरेंस, ये किसके कारण होता है, ऑटोफैगी के कारण हो, ये चीजें। यहाँ कुछ फॉर्म फॉर्म डिसीज है, टे सेक्स डिसीज है, रूमेटिक अर्थराइटिस डिसीज है ना, ऑटो इम्यून डिसीज भी वो लाइसोसोम्स की कमी से हो सकती है। और नेक्स्ट है स्पिरोसोम्स, या जो बॉडीज में सेकेंड है। जैसे इनको प्लांट लाइसोसोम के नाम से भी जो जानते हैं, होता है। स्यूडान 3 के द्वारा हम इसको स्टैन कर लेते हैं, या इन्होंने और ऑक्साइड से ब्लैक स्टैन करते हैं। इनका स्टोरेज करना आप याद रखेंगे। पॉलियोसम्स का काम क्या होता है, फेट सिंथेसिस और स्टोरेज करना। ये ऑयली जो सीड होते हैं उनके एंडो, ट्रांजोसोम्स एक दिन मैंने आपको बताया, हम पढ़ते हैं या तो सिंगल मेम्ब्रेन
या डबल मेम्ब्रेन, या अपन पढ़ते हैं ए मेम्ब्रेनस यानी विदाउट मेम्ब्रेन वाले। लेकिन कुछ केस में मैंने आपको बताया था ट्रिपल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल हैं, ये इनको बोलते हैं ट्रांजोसोम्स। ये वर्ड की सेल्स में बनते हैं, ट्रिपल लेयर बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, है ना, यॉक फॉर्मेशन का। नेक्स्ट लोमासोम। तो जो फंजाई होती है, फंजाई की जो सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ सोम कहते हैं। इसको डिस्कवर किया था मूरे और मैकलिस्टर ने 1961 में हमें बहुत ज़्यादा मिल जाती है ये चीज़ें। नेक्स्ट सोम, इनको यूरिकोसोम के नाम से याद रखेंगे। इनमें एंजाइम कौन से होते हैं? पेरोक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम होते हैं। कैटालेज एंजाइम जो होता है इसको हम एंजाइम भी कहते हैं। प्लांट्स में फंक्शन होता है फोटो रेस्पायरेशन, है ना, प्रकाशीय श्वसन जिसको बोलते हैं, C3, जिसको टॉलवर्ट ने डिस्कवर किया था। ऐसे एनिमल के केस में बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, लिपिड मेटाबॉलिज्म इनमें हेल्प करते हैं। फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन और हानिकारक भी करते हैं। ये चीजें आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्लाइऑक्सीसोम ये क्या होते हैं? ये माइक्रोबॉडी होते हैं जो 10 माइक्रोमीटर के होते हैं, परऑक्सीसोम के जैसे ही होते हैं, जो C2 साइकिल चल मॉडिफाइड क्रेब्स साइकिल। इसमें क्या करते हैं? फैट्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। उनके दौरान क्या होते हैं? ये एक्टिव होते हैं। कैस्टर और कुकुम्बर सीड में ये हमें मिल जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रोसोम वैसे बोलते हैं, सेंट्रोसोम बनते हैं। सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल क्या होते हैं? सूक्ष्म बेलनाकार सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है ना, मैंने आपको बताया था। ऐसे मान लो अपन ऐसी स्ट्रक्चर मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये इनका आकार 100 to 500 नैनोमीटर होता है ना, लंबाई में। और इनका व्यास 150 बाई 3 to 500 नैनोमीटर की होती है। ये सामान्यतः जोड़े में पाए जाते हैं, एक येरा और एक मान लो अपन यहाँ पर बना देते हैं। ये हमें जोड़े में कंप्लीटली अगर हम जोड़ के बोलते हैं सेंट्रोसोम। दोनों सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म या सेंट्रोस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो इनके चारों ओर जो भी रहता है साइटोप्लाज्म, उसको हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं सेंट्रोसोम कहते हैं, जिसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। इसको हम सेंट्रल एपरेटस के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है? कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी, वापस से मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। सेंट्रियोल में 9 ट्रिब्यूल्स, अभी मैंने आपको ये माइक्रो ट्रिब्यूल्स बनाई थी, इन्होंने कहा खोखले इसके नली की जैसी स्ट्रक्चर, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर ट्रिपलेट फॉर्म में ये रहते हैं माइक्रो ट्रिब्यूल्स। ऐसे 1 2 3 4 5 6 8 ऐसे 9 के इसमें बनेंगे, और ये 9+0 का अरेंजमेंट कहा जाता है। यानी इनमें कितने हो जाएंगे माइक्रो 27, 27, बीच में कोई फाइब्रिल प्रेजेंट। ये ट्रिपलेट आपस में CA लिंकर होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं? CA लिंकर के द्वारा जुड़े होते हैं। बीच में एक सेंट्रल हब होता है जिससे निकले होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर सेंट्रल हब रहेगा, इनसे आने जैसी स्ट्रक्चर निकलती है जो इनको जोड़े रखती है।
नया सेंट्रियोल के और मैस्यूल्स या न्यूक्लिएटेड सेंटर या पेरी सैटेलाइट होते हैं, यही क्या कर इनको ओरिजिन में इनकी हेल्प करते हैं। तो आप याद रखेंगे ये पेरी सेंट्रियोलर सैटेलाइट्स या मैस्यूल्स, ये आप पूरी चीजें याद करते हैं। बेसल बॉडी के सीलिया फ्लैजिला का फॉर्मेशन भी, और स्पिंडल जो पोल पर बनते हैं स्पिंडल फाइबर में भी हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, है ना। सेल स्पिंडल बनाने का काम भी इन्हीं का रहता है, सेकेंडरी रोल है, ऐसा बना है ना। उत्पत्ति की बात हो रही है कि अधिकांश एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन में नहीं होते हैं। तो ये एक अपवाद है, आप इसको याद रखेंगे कि सेंट्रियोल सभी एनिमल सेल में होते हैं, सभी में नहीं, अपवाद हो जाएगा, अमीबा और प्रोटोजोआ में नहीं होते हैं। ऐसे ही फ्लैजिलेटेड एल्गी है, ग्रीन एल्गी, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, कैट्स हैं, इनमें हमें मिल जाते हैं। इनमें टिब्यूलिन नाम प्रोटीन होती है और एटीपी भी इनमें अधिक मात्रा में मिल जाती है। ये चीजें इसको हम बेसल ग्रेन्यूल्स या ब्लीफेरोप्लास्ट कहते हैं। ये क्या होते हैं, माइक्रो सिलेंडर होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला के नीचे प्रेजेंट होते हैं बेसल बॉडी आएगी तो मैं, इसकी स्ट्रक्चर सेंट्रियोल के जैसी ही रहती है ना। फंक्शन क्या है, सीलिया फ्लैजिला की एंकरिंग और उनके निर्माण को स्टार्ट करते हैं बॉडीज। तो यहाँ पर डायग्राम, ये बेसल बॉडी यहाँ से एक स्ट्रक्चर काट के बताई गई इसमें है। सीलिया फ्लैजिला क्या हो, माइक्रो टिब्यूलर वाइब्रेटाइल प्रोसेस है, इसका अध्ययन एंगलमैन ने किया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए जो सीलिया होते हैं ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं, है ना, जबकि जो फ्लैजिला होते हैं मूवमेंट करते हैं, राउंड राउंड में मूवमेंट कर सकते हैं। ये इनकी स्ट्रक्चर है, जहां पर आप देख लेंगे बॉडी है, इनमें एल पी एस एम रिंग प्रेजेंट होती है, ये भी आप याद रख। जो चीजें होती है बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट्स, ये चीजें आप याद रखेंगे। इनमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इनका अरेंजमेंट 9+2 का रहता है, डपलेट रहते हैं ऐसे। 9 बन जाए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और डबलेट यहाँ पर रहेंगे, है ना। तो ये पूरा इकट्ठे ऐसे तरीके ही ये सेंटर में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इनकी कुछ ये छोटे होते हैं, जबकि फ्लैजिला लंबे होते हैं। संख्या में सीलिया हमें बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, जबकि फ्लैजिला की संख्या कम रहती है ना। ये क्या होते हैं, स्वीपिंग या पेंडुलर जैसे होते हैं। पेंडुलर तो अपन ने देखा, या तो यहाँ मूवमेंट फिर ये, जबकि ये क्या होते हैं, वेव लाइक, है ना, अंडुलेटरी होते हैं, वेव लाइक, ऐसे 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 मूवमेंट करते हैं। रिदमिक, है ना, मूवमेंट में अगर बता रहे, ये फ्रीली होते हैं, संख्या में कम होते हैं, ये चीजें रहती हैं। वैक्यूल, मैंने आपको बताया कल एक वैक्यूल से क्वेश्चन भी आया था, वर्डन जो है स्प्लेंजनी ने किया था। ये नॉन साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड फील्ड लाइफलेस सेट, है ना, आप याद रखेंगे। वैक्यूल के अगर चारों ओर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो हम इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके अंदर सेल सेप भरा हुआ रहता है ना, जिसमें क्या हो सकता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकते हैं। एक मैच्योर, जो मैच्योर प्लांट सेल है, इसमें जनरली हमें एक लार्ज
वैक्यूल मिलता है। ये एक याद रखने वाली चीज है। एनिमल सेल्स में सब वैक्यूल छोटे मिलते हैं, संख्या में ज्यादा हो सकते हैं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखते हैं। सेल सेप क्या होता है, हल्का स्लाइटली एसिडिक होता है, और इसमें एसिड, एस्टर्स, एसिड, एंजाइम्स, टैनिन, क्रिस्टल, पिगमेंट्स, ये चीजें मिलती हैं जो एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बनाते हैं। ये आप कॉन्टेक्टाइल वाटर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है, इनमें मिल जाते हैं। ये साइटोप्लाज्म से पानी लेते हैं, है ना, और ये डायस्टॉल करते हैं यानी फैलते हैं, फिर सिस्टॉल होके पानी को बाहर निकाल देते हैं। ये इनका फंक्शन रहता है, यानी ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करना वैक्यूल्स का फंक्शन है। फिर अपन तीसरे टाइप के वैक्यूल देखते हैं, करके बताए थे, पर हाँ एक मिनट, सब वैक्यूल थे फर्स्ट वाले, वैक्यूल के टाइप हैं, दूसरे हैं कॉन्टेक्टाइल और तीसरे गैस वैक्यूल। तो गैस वैक्यूल या इनको स्यूडो वैक्यूल भी कहते हैं, ये सम प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया हैं इनमें हमें मिल जाते हैं। ये मेटाबॉलिक गैसेस से भरे होते हैं, और ये पायंसी यानी जीव को जो तैरने में या बैक्टीरिया को तैरने रहने में ये मदद करवाते हैं, ये चीजें इनकी। तो ये कुछ हो जाते हैं। नेक्स्ट है अपने पास था न्यूक्लियस के बारे में, वहां पर डिटेल नहीं था, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट दिया है, आप देखेंगे। न्यूक्लियली जनरली कैसे हो सकते हैं, सेल यूनिन्यूक्लियोइड, कोशिकाओं में अगर न्यूक्लियस की संख्या सिंगल है तो हम इसको हम बोलेंगे यूनिन्यूक्लिएट। अगर कोशिका में सेल्स की न्यूक्लियस की संख्या ज्यादा है तो हम इसको बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएट। कंडीशन भी मैंने आपको बताई थी, अगर मान लो सेल फ्यूजन होके बन रहे, बहुत सारी सेल हैं, है ना, इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, ओके, ये न्यूक्लियस बना है, तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं, इस कंडीशन को सिंसियम कंडीशन कहते हैं। जैसे प्लाज्मोड यंग जो जाइलम वेसल्स। दूसरी कंडीशन होती है सिनोसिटिक, इन्होंने ये मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, एक सेल डिवाइड हुई और डिवाइड हुई, कोई सेपरेशन वॉल नहीं बनी, तो इस कंडीशन को सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं, जैसे वाउचेरिया राइजोपस में प्रेजेंट हो। न्यूक्लियस के डिस्कवरी की अगर हम बात करते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन कब से पढ़ते आ रहे हैं, 1831 में ऑर्चिड सेल्स में डिस्कवर किया था। तो ये एक पॉइंट है जो याद रख सकते हैं। स्ट्रासबर्गर ने न्यूक्लियस पहले न्यूक्लियस से डिवीजन से बनता है ऐसा इन्होंने बताया था। ऐसे हार्टविगर वांडेन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, फर्टिलाइजेशन में न्यूक्लियस का क्या भूमिका रहती है न्यूक्लियस की। हेमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया पर काम किया था, है ना, ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, और इन्होंने न्यूक्लियस हेरिडिटी, ग्रोथ, मॉर्फोलॉजिकल, है ना, ये सारी चीजों के बारे में 1953 में बताया था। तो हम इनके ईयर भी याद रख सकते हैं, कभी कभी वो सीक्वेंस में जमाने के लिए भी क्वेश्चन पूछ ले। न्यूक्लियस का अगर हम पूरे सेल के अंदर वॉल्यूम 1/10 है, और आप यहाँ पर क्या याद रख सकते हैं, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो, तो मैं पढ़ा चुका हूँ वैसे, ठीक है। न्यूक्लियोसोम बताया था, है ना, न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, क्रोमेटिन यूनिट है, और ये टर्म जो दिया था आउट न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर होते हैं। कई बार ये तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आप ये चीजें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। 1 मिनट, कुछ अगर अच्छा आता है तो यहाँ पर कुछ चीजें याद रख सकते हैं। क्रोमोसोम्स की बात हो रही है, प्लांट के केस में अगर सबसे कम क्रोमोसोम एप्लोपेपस, मैक्सिमम क्रोमोसोम्स ओफियोग्लोसम में, है ना, 2n बराबर 62,
ऐसे ही मिनिमम क्रोमोसोम्स एनिमल के केस में एस्केरिस में है 2 है, जबकि मैक्सिमम क्रोमोसोम्स यहाँ पर 16 ओलेकेंथा है, रेडियोलेरिया लेरियंस है, इनमें प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलस के केस में मैंने आपको बताया था, इनको डिस्कवर्ड किया था, वुमेन ने नाम दिया था, जबकि इनका डिस्क्रिप्शन वेगनर ने दिया था, है ना, वेगनर ने दिया। ये भी आप याद रखेंगे, एक अलग पॉइंट है, ये चीजें याद रख सकते हैं। न्यूक्लियोलस में क्या प्रेजेंट होता है? आरएनए सिंथेसिस प्लस राइबोसोमल सब यूनिट असेंबल होते हैं, ठीक है। और ठीक है, बाकी की चीजें ये सेल इंक्लूजन हैं, तो आई थिंक ये मैं नेक्स्ट डे डिस्कस करूंगा।